अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा आगे क्रेन सेफ्टी के अंदर ही कि क्रेन क्रिटिकल कंसिडरेशन फॉर सेफ क्रेन ऑपरेशंस। अगर हम चाहते हैं कि हम जो क्रेन यूज़ कर रहे हैं उससे जो भी हमें ऑपरेशंस कैरी करने हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी हैं, उन एक्टिविटीज़ के दौरान किसी किस्म के इशू ना आए, किसी किस्म की वहाँ पर ट्रबल का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए फिर इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि क्रेन का जो लोड रेटिंग चार्ट्स हैं उनसे हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद क्रेन की जो लोड कैपेसिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग जो स्पीड है उसको हमें प्रॉपरली समझना चाहिए। कोई भी स्पेशल हैज़र्ड वार्निंग साइंस अगर इम्पोर्टेंट हैं वो वहाँ पे हमें डिस्प्ले करने चाहिए ताकि क्रेन की जो ऑपरेशन हैं उनको सेफली वहाँ पे परफॉर्म किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको वहाँ पे कंसिडर किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्रेन के तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको वहाँ पे क्या किया जाएगा, कैरी ऑन किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, कहा जाता है कि जब भी आपने क्रेन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लोड रेटिंग चार्ट होना चाहिए। लोड रेटिंग चार्ट क्या होता है? लोड रेटिंग चार्ट ये होता है, अब जो क्रेन है, क्रेन के अब डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके आउटरिगर्स हैं, उसका बूम एंगल है, उसके वहाँ बाकी क्रेन के साथ हुक्स वगैरह है, रिगिंग इक्विपमेंट से ये तमाम चीज़ें जो अटैच हो रही हैं, इन चीज़ों की अटैचमेंट जो होती है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्या किया जा रहा होता है, वहाँ पे क्रेन की जो कैपेसिटी है, क्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब जो क्रेन का बूम एंगल है तो बूम एंगल की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका एक रेडियस बन रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करना होता है, वहाँ पे लिफ्टिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। अब ये जो क्रेन का बूम है, इस बूम की जो लेंथ है, अगर ये 28 फीट है, 30 फीट है, 40 फीट है, 70 फीट है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी रिड्यूस होती जाती है। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लें कि अगर आप अपना जो आर्म है, बाजू है, उसको आप क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, आगे करते हैं, आप अपने हाथ अपनी बॉडी से दूर से जो चीज़ होगी उसको उठाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा वहाँ पे आपको कैपेसिटी लगेगी। तो अगर आपकी वही चीज़ आपकी बॉडी के क्लोज है तो आप उसको थोड़ा इजीली उठा सकते हैं, जबकि दूर। इसी तरह जो क्रेन का जो बूम है ये जितना एक्सटेंड करता जाएगा उतनी ही इसकी जो कैपेसिटी है वो भी वहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो अब ये जो कैपेसिटी की चेंजिंग आती जा रही है तो इस कैपेसिटी की चेंजिंग के लिए हमें क्या, यहाँ पे रोड लोड रेटिंग जो चार्ट होता है वो हमें क्या कर रहा होता है, क्रेन के ऑपरेटर को बता रहा होता है कि ये जो क्रेन है तो इसका जो बूम है उसकी लेंथ कितनी है और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, रेटेड कैपेसिटी कितनी है, और उसका जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग भी ये उसे बता रहा होता है रोड जो क्रेन है उसका वहाँ पे टोटल क्या कैपेसिटी वगैरह बन रही है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उसने क्या करनी होती है, जब भी क्रेन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो उस वक्त इस कैपेसिटी को, इस वहाँ पे इंफॉर्मेशन को उसने कंसिडर करना होता है और फिर क्रेन के तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको वहाँ पे स्मूथली रन करना होता है। फिर सेकंड जो चीज़ आती है जिसको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है वो आ जाता है नोइंग द वेट ऑफ द लोड। अब हम जो चीज़ उठाने जा रहे हैं, कोई ब्लॉक उठाने जा रहे हैं, कोई स्टील है, कोई स्टील रॉड्स हैं या कोई पाइप्स वगैरह हैं या कोई और कंक्रीट स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको उठाने जा रहे हैं तो उसको उठाने से पहले हमें उसका जो एक्चुअल लोड है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, शिपिंग जो टिकट्स होते हैं या उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। शिपिंग टिकट्स कौन से होते हैं? शिपिंग टिकट मतलब जब एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है उसके साथ वहाँ पे टिकट सा होता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि टोटल इसका वेट कितना है, या तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो टैग्स वगैरह लगे होते हैं तो वो टैग्स कंफर्म कर रहे होते हैं इसका लोड कितना है। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 से 3 मेथड्स होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले ये क्या किया जाता है कि ये किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो इक्विपमेंट है, अगर वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के अंदर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हमारा जो फार्मूला होता है उसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम को मालूम करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जो हमारे पास एक जो नाउन वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वह एक स्क्वायर फीट के ऊपर, एक क्यूबिक फीट के ऊपर, उसके साथ हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि टोटल वेट हमारे पास नाउन जो होता है तो उसको हम इजीली वहाँ पे कैलकुलेट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी है, इस ऑब्जेक्ट की वहाँ पे लेंथ भी है, और इस ऑब्जेक्ट की ये विड्थ भी है। अब ये तीनों चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब जब हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम आ गया तो हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो अगर स्टील है तो स्टील का अगर एक वहाँ पे क्यूबिक फीट हमारे पास क्या है, पीस है, तो उसका टोटल वेट कितना है। फॉर एग्जांपल जो स्टील है तो उसका टोटल वेट क्या होता है ना, 490 होता है। अब 490 पाउंड्स होता है पर क्यूबिक फीट स्टील का वेट। अगर उसी की जगह हम वुड ले लें तो वुड का जो वेट होता है तो वो तकरीबन हमारे पास होता है 40 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। ये 40 पाउंड तक उसका वेट होता है। अगर हमारे पास एक जो लकड़ी का ब्लॉक है, 1 फीट ऊंचा है, 1 फीट चौड़ा है और 1 फीट वो लंबा है, अगर तीनों डायमेंशन इक्वल हैं, जिस तरह क्यूब होता है, रूबिक क्यूब है, अब इनकी तीनों आप देखते हैं हाइट लेंथ और वो जो विड्थ होती है सेम होती है, तो इसी तरह उसकी क्या हो जाती है, आ जाती है लेंथ वगैरह। अब इन दोनों चीज़ों को जब कैलकुलेट किया जाता है तो एक तो हमारे पास नाउन होती है, दूसरी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो वेट होता है, जो टोटल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को हम क्रेन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, और मैच करके हम क्या करते हैं, क्रेन से जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको हम इजीली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब हमें क्या होता है कि नोइंग वेट ऑफ द लोड, अब जब हम वेट ऑफ द लोड को मालूम कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, टोटल वेट हमें ऑब्जेक्ट का पता है कैलकुलेशन के ज़रिए, अब हम क्रेन की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिफ्टिंग भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑपरेटिंग स्पीड लिमिट। अब क्रेन है तो क्रेन ने लाइट ऑब्जेक्ट तो लेके नहीं चलना, अब उसकी ऑपरेटिंग जो स्पीड है उससे भी एक जो ऑपरेटर उससे फेमिलराइज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट टाइप की लोड लेके जा रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी साइज़ बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज़ कम होता है, वेट ज़्यादा होता है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट को भी हमने क्या करना होता है कि स्पीड को भी प्रॉपरली कैलकुलेट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमने क्या करना होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। अब हमें जो स्पीड क्यों हमने डिटरमाइन करनी होती है, ताकि हम अगर एक्सेसिव स्पीड से अपने आप को बचा सकें और क्रेन की जो ऑपरेशंस हैं उनको सेफली वहाँ पे डन कर सकें, और क्रेन के कोई मैकेनिकल फेलियर ना आ जाए। आप अपनी एग्जांपल ले लें, 20 kg का आप एक वेट उठा लें, और वो वेट उठा के या आप हाथ में पकड़ें हाथ के ज़रिए, और उसको वहाँ पे एक स्पीड के साथ वहाँ पे मूवमेंट करने की कोशिश करें। अब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही आप ये एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, अब वो जो लोड है तो वो लोड आपकी जो कैपेसिटी है आपकी जो उसको क्या कर देगा, आउटरीच कर देगा। अब आप उस लोड की वजह से आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, और वहाँ पे आपके गिरने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्रेन भी क्या है, एक मैकेनिकल पार्ट है, एक मशीनरी है। अब इसकी भी एक कैपेसिटी है, उसके अंदर रह के तो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। अगर आप क्या कर रहे हैं कि इन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली इनसे अवेयरनेस नहीं है आपको, तो आप इनको स्किप करते हैं, इनको या इनको इग्नोर करते हैं, तो इसकी वजह से फिर वहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आ जाता है स्पेशल हैज़र्ड्स वार्निंग साइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। अब आपने क्या करना होता है कि वर्क साइट पे जो क्रेन आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो मॉडल है उसको जो यूज़ कर रहे हैं उससे रेलिवेंट कौन कौन से आपको ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, कौन से एहतियाती तदाबीर आपको लेनी चाहिए, वेदर कंडीशंस को देखना होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, विंड स्पीड होती है, उसके बाद आपके डिफरेंट जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन तमाम को कंसिडर करके वहाँ पे आपने वार्निंग साइंस को पोस्ट करना होता है। अब ये जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको आपने क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है, और उसके बाद वहाँ पे क्रेन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना होता है। अगर आप क्या करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे या वहाँ पे आप इनको इग्नोर करेंगे, या जो क्रेन ऑपरेटर है या साइट मैनेजर है इनको क्या करता है, फोकस नहीं करता, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे जो एक्सीडेंट का रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। अब इसको कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाए, इनको समझा जाए, और इनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको मेंटेन करके, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करके, तो सेफ वर्क इन्वायरमेंट के अंदर काम किया जाए। फिर आ जाता है लोड लिमिटिंग फैक्टर्स। अब जब हम क्रेन के ज़रिए हम एक वेट को उठा के दूसरी जगह मूव करने वाले हैं, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे इस लोड को वहाँ पे क्या करेंगे कि उठाने में इसको रोकने में रोकेंगे कि आप इसको प्रॉपर्ली उठा ना पाए। अपनी एग्जांपल ले लेंगे, जब आप कोई वेट उठा के लेके चल रहे हैं, अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया के अंदर आप क्या करते हैं, हैवी वेट को भी उठा के मूव कर लेते हैं।
लेकिन अगर उसी की जगह अगर आपको किसी हाइट वाली जगह पे जाना है, तो अब क्या होगा कि जब आपने हाइट के ऊपर जाना है तो वो अब आपका जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या होगा कि कोई लोड अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से भी आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि अगर आपका क्या हो रहा है कि लेवल इक्वल नहीं है, या वहाँ पे आपकी क्या है, हवा बहुत तेज़ है, हवा तेज़ पड़ रही है, तो उसके अंदर भी आप अपने उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते। या फिर आपने क्या किया हुआ है, कॉर्नर से एक की लोड को उठाने की कोशिश की हुई है, तो उसकी वजह से भी। या फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप में कोई शूज़ वगैरह ऐसे पहन रहे हैं कि जो पेन के प्रॉपर चल नहीं पाते, और उसके ज़रिए हर ये अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, फिर भी आपकी जो लिमिट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये एक इंसान की एग्जांपल है। तो अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि क्रेन की एग्जांपल लेते हैं। तो क्रेन को अगर हम क्या करते हैं कि इम्बैलेंस सरफेस या ऐसे सरफेस के ऊपर काम करवाते हैं जो कि प्रॉपरली लेवल ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो क्रेन है तो उसके जो टिपिंग का जो हैज़र्ड है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी है वो भी वहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हमने क्रेन के ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं तो उससे पहले हमने फोकस करना है कि क्रेन की जो भी ऑपरेशन है उनकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको प्रॉपरली कंसिडर किया जाए। सेकंड चीज़ आ जाती है विंड। विंड क्या करती है कि क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है उसको भी वहाँ पर रिड्यूस कर लेती है, और वहाँ अब क्रेन के जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा होता है। तो अब जो विंड हवा आ जाती है, हवा का जो प्रेशर है तो वो क्या करती है, क्रेन को प्रॉपरली मूव नहीं करने देती। फिर साइड लोड्स, जब आप लिफ्टिंग आप क्या कर रहे हैं कि लोड जो होते हैं कि जिनको आपने वर्टिकली लिफ्ट करना होता है लेकिन आप वर्टिकली लिफ्ट नहीं करते, प्रॉपरली अलाइन नहीं किया होता, साइड से उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इंटेग्रिटी नहीं रहती और स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद ऑन इट्स व्हील, जब आप क्रेन को यूज़ कर रहे हैं और क्रेन को उसके टायरों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो व्हील्स हैं वो क्रेन की मूवमेंट के लिए हैं, ना कि उसके जो वेट की लिफ्टिंग के लिए हैं या उसको वहाँ पे मूवमेंट के लिए हैं। तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप क्रेन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके वहाँ पे क्या किया जाए, उसके आउटरिगर्स के ऊपर उसको यूज़ किया जाए ताकि वहाँ पे सही से उसके तमाम एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म की जा सकें। अदरवाइज़ क्या होगा कि वहाँ पे जब आप काम करेंगे और क्रेन को उसके व्हील्स के ऊपर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगी, और वहाँ पे उसके इम्बैलेंस होने के मैकेनिकल फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे उसके हैज़र्ड्स और एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। फिर आ जाता है लिफ्टिंग ओवर इट्स द साइड। जब आप क्या करते हैं कि लिफ्टिंग लोड ओवर द साइड ऑफ क्रेन, क्रेन की साइड से आप क्या कर रहे हैं कि उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि आपके बिल्कुल फ्रंट पे नहीं है उसके अपोजिट है, और ये वहाँ पे ट्रिपिंग हैज़र्ड इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद यूज़ ऑफ एक्सटेंशन, जब आप क्रेन के ऊपर कोई वहाँ पे उसकी लेंथ बूम एंगल का वहाँ पे एक्सटेंशन करने के लिए या कोई जिप वगैरह या हुक वगैरह अटैच करते हैं या कोई और चीज़ अटैच करते हैं जिसके ज़रिए उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो भी क्या करता है कि वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी होती है तो उसको वहाँ पे ख़त्म कर लेता है, कैपेसिटी को कम कर लेता है। उसके बाद लिमिट ऑफ वायर रोप्स, उसके बाद हम जो क्रेन के ऊपर वायर्स रोप्स या हुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, अब उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है लिफ्टिंग की, और वो भी क्या करता है कि लिफ्टिंग जो हैज़र्ड्स हैं, लिफ्टिंग जो कैपेसिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा होता है। अब ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटीज़ होती हैं, जो क्रेन का वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को ये डिस्टर्ब कर रहा होता है, और उन एक्टिविटीज़ को और क्रेन के जो काम होता है उसको वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा होता है। और साथ ही क्रेन को वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि क्रेन के लिए इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए और उसके बाद वहाँ पे काम शुरू किया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वहाँ पे जब काम किया जा रहा होता है तो वहाँ पे अगर आप क्या करते हैं कि इन फैक्टर्स को इग्नोर कर लेते हैं और वहाँ पे इनको वहाँ पे प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं करते, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि क्रेन जो होगी तो वो हैज़र्ड का शिकार हो जाएगी, और वहाँ पे क्रेन की वजह से वहाँ पे आपके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स भी होंगे और वर्कर्स भी वहाँ पे इंजर्ड होंगे। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट टू इंस्पेक्ट। जब आप क्रेन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने वाले हैं तो उस वक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना होता है, उनको एग्जामाइन करना होता है, और उनके अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह भी परफॉर्म करनी होती है। तो व्हाट टू इंस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले जो कुछ की एरियाज़ होते हैं जिनको आपने क्रेन के ऑपरेशन से पहले उनको आपने चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है? ताकि जब क्रेन से आप में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं तो उसके दौरान कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट या हैज़र्ड जो है उसको रिड्यूस किया जा सके।
और इन चीज़ों को वहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि वहाँ पे देखना होता है कि करेक्ट एयर प्रेशर। पहले ही हमने देखा हैज़र्ड है जो क्रेन को इम्बेलेंस करता है। वो क्या था कि वहाँ पे अगर क्रेन की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उस दौरान विंड जो है उसका जो प्रेशर वो ज़्यादा है, तो करेक्ट एयर प्रेशर होना चाहिए। और उसके बाद जो एक तो एयर प्रेशर सही होना चाहिए, सेकंड जो हाइड्रोलिक सिस्टम है क्रेन का वो भी वहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हैवी मशीनरीज होती हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर ही यूज़ हो रही होती हैं। मेन कि हाइड्रोलिक्स को वो यूज़ करती हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए वो अपने जो हैवी ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म कर रही होती हैं। तो उसके क्रेन के अंदर भी अब ये जो चीज़ है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है कि लोड मोमेंट इंडिकेटर। अब जो लोड मूवमेंट इंडिकेटर है, लोड मूवमेंट इंडिकेटर ये हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम क्रेन को ओवरलोड भी ना करें और उसकी जो मूवमेंट है तो उसको भी हम क्या करें कि बहुत वहाँ पे उसकी कैपेसिटी से अबव ना लेके चले जाएं, मीन उसके अंदर रह के तो हम एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकें। तो उसके बाद एंटी टू ब्लॉक डिवाइस एंड लिमिट स्विच। उसके बाद एंटी टू ब्लॉक डिवाइस क्या होती है, ये एक जो हमारे जो बूम एंगल है तो बूम एंगल के साथ ही वहाँ पे एक हमारी ये डिवाइस यहाँ पे ब्लॉक सा लगा होता है। ये ब्लॉक कर क्या रहा होता है, ये ब्लॉक काम ये करता है कि यहाँ पे जो हुक वगैरह आ रही होती है तो हुक को यहाँ इस बूम के साथ टकराने से रोक रहा होता है। ये यहाँ पे ये जो पार्ट है एंडिंग पार्ट, इसको हम एंटी टू ब्लॉक डिवाइस का नाम देते हैं, जो इसको बूम के साथ टकराने से रोकता है और क्रेन के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको वो इजीली परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद टायर्स, टायर्स को भी आपने प्रॉपर्ली चेक करना होता है, पंक्चर नहीं होने चाहिए, बैठे हुए ना हो, उनके अंदर किसी किस्म का फ्रैक्चर ना हो, कोई डैमेजेस वगैरह भी नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। उसके बाद जो क्रेन का टेलिंग स्ट्रेट है, मतलब जिस एरिया के अंदर उसने स्विंग करना है, घूमना है, तो उस एरिया को भी आपने क्या करना होता है, प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसके साथ क्रेन की टक्कर हो सकती है या क्रेन उसके साथ वहाँ पे टकरा सकती है। उसके बाद क्लियरेंस ऑफ टेल स्विंग के बाद वायर रोप वियर, और जो वायर रोप्स आप वायर रोप यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए आपने वेट को लिफ्ट करना है, तो उसको भी आपने चेक कर लेना है कि उसके अंदर किसी किस्म की वहाँ पे डैमेज तो नहीं है, किसी किस्म का क्रैक या किसी किस्म के पोर्स वगैरह मौजूद नहीं है या जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ यार वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा क्रैश तो नहीं हुई है, किसी किस्म का उसके अंदर डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल डैमेज टू क्रेन, क्रेन की मैकेनिकल पार्ट्स को तमाम को देख लेना है, ब्रेक सिस्टम बाकी उसके हाइड्रोलिक पार्ट्स को। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि क्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फिक्स्ड हैं, उनके अंदर कोई पार्ट लूज़ नहीं है, फ्लूइड लीकेज नहीं है, और टायर की भी प्रॉपरली आपने इंस्पेक्शन करनी है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपने क्रेन के ऑपरेशन से पहले इनको चेक करना होता है, चेक करके कंफर्म करना होता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। और जब ये तमाम चीज़ें अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद होंगी तो क्रेन की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी स्मूथली रन होंगी। अदरवाइज़ अगर इनमें से एक भी चीज़ के अंदर वहाँ पे फेलियर आता है तो वो क्रेन के जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनको वो डिस्टर्ब कर देगा। और जब क्रेन के ऑपरेशंस डिस्टर्ब होंगे तो इसका मतलब क्या है कि अब जो क्रेन एक्टिविटीज़ कर रही है उन एक्टिविटीज़ के अंदर अब इसे वहाँ पे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है।